आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के अंदर जो हमारा सिविक्स है उसका सबसे लास्ट चैप्टर का नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स। चूँकि सिविक्स का ये हमारा 5वां चैप्टर है, सबसे लास्ट वाला चैप्टर है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने 1 2 3 4 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और ये हमारे सिविक्स का सबसे लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपका 5 डेमोक्रेटिक राइट्स। बेसिकली हम लोग डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में ही बात करेंगे चैप्टर के अंदर। लेकिन पहले तो ये समझते हैं, चैप्टर में एंटर करने से पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि आखिर डेमोक्रेटिक राइट्स का मतलब होता क्या है। इसमें ना दो वर्ड है, ध्यान से आप देखेंगे तो पहला है डेमोक्रेटिक, दूसरा है राइट्स। डेमोक्रेटिक का सिंपल सा मतलब है ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्म जहाँ पे लोग अपने लीडर को चुनते हैं वोट देकर, इसी को हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी से ही हमारा वर्ड निकला हुआ है डेमोक्रेटिक, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है। तो जैसे हम लोग कहते हैं आम भाषा में कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इसका मतलब हो गया कि इंडिया में हमारा जो रूलर होगा, यानी कि हमारा जो हेड होगा, हमारा जो लीडर होगा, उसको चुनने का अधिकार, उसको इलेक्ट करने का अधिकार हम आम आदमी के पास है। तो जिस भी कंट्री में इस प्रकार का सिस्टम रहता है उसको हम लोग कह देते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक कंट्री बोलो या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलो, लेकिन क्या केवल अपने लीडर को इलेक्ट करने का अधिकार मिल जाना ही डेमोक्रेसी कहलाएगा क्या? नहीं। यदि किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब है कि उस कंट्री में वहां के लोगों को बहुत सारे बेनिफिट मिले हुए हैं। जैसे हम लोग एकदम खुलेआम बोलते हैं कि इंडिया हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसका मतलब केवल ये नहीं है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो केवल इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग केवल अपने लीडर को ही चुन सकते, नहीं। इसका मतलब ये भी हुआ कि हमारे पास अपना कुछ अधिकार है जो कि कोई छीन नहीं सकता। तो उसी के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। इसमें ये देखेंगे कि आखिर डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर है तो हम लोगों को राइट क्या मिला हुआ है डेमोक्रेसी के अंदर, यानी कि हमारे पास अधिकार क्या क्या है इंडिया के अंदर, वही हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो डेमोक्रेटिक राइट्स का सिंपल सा मतलब है कि यदि इंडिया में डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी के अंदर हम लोगों के पास क्या अधिकार है, क्या राइट्स है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में इंडिया के बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। इंडिया के बारे में बात करने से पहले ना एक छोटे से जगह का यहाँ पे जिक्र किया गया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहले। उसके बारे में यदि हम लोग पढ़ लेंगे ना तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा कि आखिर डेमोक्रेटिक राइट्स होता क्या है, किस प्रकार से राइट हमारा छीना जाता है, किस प्रकार से डेमोक्रेसी होने के बावजूद हमारे ऊपर टॉर्चर किया जाता है। इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारा बात मालूम चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना सबसे पहला टॉपिक, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे पूरी तरीके से। पहला टॉपिक है आपका लाइफ विदाउट राइट्स, यानी कि क्या होगा यदि हमारे जीवन से राइट्स खत्म हो जाए पूरी तरीके से। जैसे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, हालांकि बात हम लोग दूसरे कंट्री का भी करेंगे, लेकिन इंडिया का एग्जांपल यहाँ पे बार बार लेना जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप चीज़ों को जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे देखिए, हम लोग कहते हैं कि इंडिया में हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं। जैसे हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कपड़ा पहन सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, ये सब हमारा क्या है, राइट्स है। यदि ये हमारे जीवन से इस प्रकार का राइट छीन लिया जाए, मतलब कि आपको ना जबरदस्ती बोलेगा कि नहीं आपको यही खाना पड़ेगा, यही कपड़ा पहनना पड़ेगा, यही रहना पड़ेगा, यही भाषा बोलना पड़ेगा, तो कितना उटपटांग जिंदगी हमारा हो जाएगा। तो वही इसमें पढ़ेंगे कि आखिर क्या हो यदि हमारे जीवन से हमारे अधिकारों को खत्म कर दिया जाए, छीन लिया जाए। तो वही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने के लिए हम आपके सामने एक जगह का एग्जाम्पल लेंगे, हम नहीं लेंगे बल्कि बुक में दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारा मेन टॉपिक हो गया लाइफ विदाउट राइट्स। इसके अंदर हमारा छोटा छोटा 2-3 टॉपिक मिलेगा आपको, जिसमें पहला आपको पढ़ना है प्रिजन इन ग्वांटानामो बे। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ग्वांटानामो बे में हमारा एक प्रिजन मतलब जेल, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि आखिर इसका क्या सिचुएशन था। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सिविक्स भले ही हमारा सिविक्स है, लेकिन ये ना थोड़ा सा हम लोग कहानी के अनुसार चलेंगे, लगेगा कि आपको हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं इस तरीके से। तो चीज़ें एकदम कहानी के रूप में है तो आपको समझना अभी बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए समझते हैं, यही से हमारा मेन क्लास आज का चालू होता है। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लाइफ विदाउट राइट्स, ठीक है। इसके अंदर हमारा जो पहला छोटा टॉपिक है वो है प्रिजन इन ग्वांटानामो बे। चलिए अब जरा समझते हैं क्या है हमारा पूरा कहानी। ग्वांटानामो बे इज एन एरिया नियर क्यूबा एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन नेवी। समझिएगा, हालांकि हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एक जगह के बारे में जिसका नाम है ग्वांटानामो
बे। और इस जगह पे ना एक हमारा खतरनाक जेल है, उसी जेल के कहानी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सवाल है कि सर ये गुंटानामो बे हमारा है कहाँ पे? देखिए क्यूबा है, क्यूबा कहाँ पता है आपको? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ना छोटा सा जगह बचता है। यदि आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे, आपके सामने वर्ल्ड मैप है, ऊपर आपका नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, उस बीच में जो छोटा सा स्पेस आपको दिख रहा है, खाली स्पेस, उसी जगह पे हमारा एक छोटा सा जगह है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? क्यूबा नाम देते हैं। और क्यूबा के बगल में ही हमारा एक छोटा सा एरिया है जिसका नाम है गुंटानामो बे। समझिएगा, एक बार फिर से बता रहे हैं, क्यूबा हमारा कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ना छोटा सा स्पेस हमारा बच रहा है, उसी के बीच में हमारा एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है क्यूबा, ठीक है। और क्यूबा के बगल में हमारा एक और जगह पड़ता है जिसका नाम है गुंटानामो बे, ठीक है। और इस गुंटानामो बे को कौन कंट्रोल कर रहा था? अमेरिकन नेवी कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि दोनों अमेरिका के बीच में, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, तो कंट्रोल कौन करेगा? अमेरिका का नेवी करेगा, सिंपल सी बात है। नेवी मतलब समझते हैं ना, जो कि पानी के ऊपर हमारे सेना लोग होते हैं, उनको हम लोग नेवी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ना पहले आपके सामने सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है कि आखिर यहाँ पे सिचुएशन क्या है। तो गुंटानामो बे जो कि क्यूबा के बगल में हमारा छोटा सा एरिया पड़ता है, उसको कंट्रोल कर रहा था हमारा मतलब अमेरिका का नेवी कंट्रोल कर रहे थे बेसिकली। आगे, अबाउट 600 पीपल वेयर सेक्रेटली पिक्ड अप by the US forces from all over the world and put in a prison in गुंटानामो बे। अब इस गुंटानामो बे जो कि हमारा एक जगह है, यहाँ पे ना बड़ा एक प्रसिद्ध जेल है। जेल का नाम तो यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन गुंटानामो बे में एक हमारा जेल है। उस जेल के अंदर अमेरिका का जो फोर्स है, बेसिकली जो मिलिट्री है, अमेरिका के मिलिट्री ने क्या किया? पूरी दुनिया से अलग अलग जगहों से 600 लोगों को एकदम सेक्रेटली चुपचाप उठाया और जाल उठा के इस जेल में जाके डाल दिया। गुंटानामो बे में जो हमारा जेल था उसमें डाल दिया। कहानी समझिएगा, बड़ा कहानी इंटरेस्टिंग है। क्या किया? सबसे पहले अमेरिका के आर्मी ने पूरी दुनिया से अलग अलग जगहों पर से 600 लोगों को चुपचाप उठाया और जाके गुंटानामो बे में जो जेल था उसके अंदर इन्होंने जाके उसको डाल दिया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों किया गया, क्यों डाला गया जेल में, आखिर इनका क्या क्राइम इन्होंने किया था, सबके बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। एनस फादर जामिल एल वन्ना वाज अमंग देम। अच्छा, यहाँ पे ना एक बच्चा है, बच्चे का नाम है एनस, ठीक है। इसके पिताजी को भी उठा के उस जेल में डाल दिया गया था, यानी कि जो 600 लोग थे उनमें से इनका एक पिताजी भी थे, ठीक है। और ये किसका पिताजी? एनस का फादर, सिंपल, ठीक है। एनस बेसिकली एक बच्चा है जिसका नाम आप यहाँ पे याद रख लो, बार बार ये नाम आने वाला नहीं है, तो घबराने वाली बात नहीं है कि सर ये नाम क्या बार बार सुनने को मिलेगा, नहीं, बस एक तरीके से कहानी के तौर पे आपको बताया गया है कि ये जो 600 लोग थे, इनमें से एनस का पिताजी भी एक था, ठीक है। उनका नाम क्या था? जामिल एल वना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द अमेरिकन गवर्नमेंट सेड दैट दे वर एनिमीज ऑफ द यूएस and linked to the attack on New York on 11 September 2001। अब देखो इन लोगों को अरेस्ट क्यों किया गया, जबरदस्ती चुपचाप जेल में क्यों डाल दिया गया? इसलिए डाल दिया गया क्योंकि अमेरिका के गवर्नमेंट को शक था, कि 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में जो हमला हुआ था, जो अटैक हुआ था, उनमें इन्हीं सब 600 लोगों का हाथ है। यहाँ पे आपको एक बात नया ये भी पता चल गया कि 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में एक बड़ा हमला हुआ था, ठीक है। और उस हमले के पीछे इस 600 लोगों का हाथ था, ऐसा किसका मानना था? अमेरिका के गवर्नमेंट का मानना था। तो भाई जब अमेरिका के गवर्नमेंट बोल रहा है कि न्यूयॉर्क में जो हमला हुआ इन्हीं 600 लोगों का हाथ है, तो उन्होंने क्या किया होगा? अपने आर्मी को परमिशन दे दिया होगा कि इन सारे 600 लोगों को ढूंढो जरा कहाँ हैं, और ढूंढ के उठा के लाओ और जाकर जेल में डाल दो। तो अमेरिका के आर्मी ने यही चीज़ किया हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कहानी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अब पता चला आपको कि 600 लोगों को क्यों अरेस्ट किया गया था। इसलिए अरेस्ट किया गया था क्योंकि अमेरिका के गवर्नमेंट को शक था कि ये जो न्यूयॉर्क पे जो हमला हुआ है इन्हीं 600 लोगों का हाथ है, इसीलिए इन सभी को अलग अलग कंट्री, मतलब कि हमला करके लोग भाग गए होंगे कहीं, सिंपल सी बात है। तो इनको अलग अलग कंट्रीज जहाँ जहाँ ये लोग छुपे हुए थे वहाँ से उनको उठाया और जेल में जाके उन्होंने पूरे उसके यूएस के आर्मी ने इनको जेल में डाल दिया। आगे देखते हैं क्या होता है।
दे वेर अरेस्टेड विदाउट एनी इंफॉर्मेशन और नोटिस। सोचो, इनको बिना किसी इंफॉर्मेशन का, बिना किसी नोटिस का अरेस्ट किया गया था। यानी कि जहां पे नजर आ गया वहीं से उठा के जाके जेल में डाल दिया बिना किसी इंफॉर्मेशन का। लेकिन ये कहानी की तरह हम लोग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप इसको कनेक्ट भी करते चलिए। देखो, जब भी किसी आदमी को कोई अरेस्ट करता है तो पहले उसको नोटिस दिया जाता है या फिर उसको बताया जाता है, लेकिन क्या यहाँ पे बताया गया? नहीं बताया गया। क्या यहाँ पे कोई सी प्रकार का इन्फॉर्मेशन या फिर नोटिस दिया गया? नहीं दिया गया। तो क्या यहाँ पे हमारा जो राइट्स है वो छीना जा रहा है कि नहीं? यानी कि हमारा राइट्स खतरे में है भाई। हमारा राइट क्या कहता है? राइट ये कहता है, हमारा अधिकार ये है कि आप हमको अरेस्ट करने वाले हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अरेस्ट करने से पहले एक बार बता तो दो, इन्फॉर्मेशन तो दे दो, नोटिस तो दे दो। ये हमारा राइट होता है। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा कुछ कहा गया? ऐसा नहीं कहा गया। तो जबरदस्ती इनको उठा के जेल में डाल दिया। यानी कि यहाँ पे राइट्स का उल्लंघन हो रहा है अमेरिका के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है देखा जाए। देयर फैमिलीज ऑल्सो डिड नॉट नो अबाउट दैट। सोचो, यहाँ तक कि इनके फैमिली को भी नहीं पता है कि हाँ हमारे पिताजी लोग अरेस्ट हो गए, पता नहीं है। लेकिन नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि यदि आप किसी को अरेस्ट करेंगे तो उनके पूरे फैमिली को, जो उनका मेन फैमिली है, उनको बताना पड़ेगा। आपको 24 घंटे के अंदर सूचित करना पड़ेगा कि हाँ आपका सदस्य हैं जिनको कि हमने इस अपराध में अरेस्ट किया है। यानी कि घर वाले को बेसिकली फ़ोन करके बताना होता है, लेकिन यहाँ पे बताया भी नहीं गया। एक तरीके से आप बार बार क्या देख रहे हैं कि राइट्स का उल्लंघन हो रहा है अमेरिका के अंदर। आगे देखते हैं क्या होता है भाई। आगे है, नो वन वॉज अलाउड टू मीट द प्रिजनर। सोचो, किसी को भी इन लोगों से मिलने का अधिकार नहीं था। यानी कि अरेस्ट जिनको किया गया 600 लोगों को, इनसे कोई नहीं मिल सकता था। सोचो, ये भी यहाँ पे क्या गया। देयर वॉज नो ट्रायल बिफोर एनी मजिस्ट्रेट इन द यूएस। सोचो, एक बात यहाँ पे और आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई आदमी अरेस्ट होता है तो उसको पहले लेके जाना पड़ता है मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर। मजिस्ट्रेट मतलब मेन ऑफिसर जो हमारे होते हैं, उसके सामने लेके जाना होता है कि हाँ इसने ये अपराध किया है इसलिए हमने इसको अरेस्ट किया है। लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया? 600 लोगों में से एक भी लोगों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। इसका मतलब यहाँ पे कानून में क्या हो रहा है? धीरे धीरे गड़बड़ी हो रहा है भाई। कानून तो ये कहता है कि मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करो, लेकिन आपने नहीं किया। इसका मतलब आप राइट्स को तो हमारा छीन ही रहे हैं, साथ ही साथ आप कानून को भी गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है देखो, प्रिजनर्स कुड नॉट अप्रोच द कोर्ट्स इन देयर ओन कंट्री। सोचो, यानी कि ये लोग अधिकतर ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के ही रहने वाले थे, और अमेरिका का गवर्नमेंट ही इसके ऊपर अत्याचार कर रहा है और इनको कोर्ट में भी अपील करने नहीं दिया जा रहा है। सोचो, कहने का मतलब ये है कि इनको कोर्ट में भी अपील होने नहीं दिया जा रहा है कि हाँ हुजूर हमको जो अरेस्ट किया गया है मेरा कोई गलती नहीं था, लेकिन फिर भी हमको जेल में डाल दिया। इसी सब आप बात कहाँ पे कर पाएंगे? कोर्ट में कर पाएंगे। लेकिन आपको कोर्ट जाने को मौका मिलेगा तब तो। लेकिन इन लोगों को कोर्ट में जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है, जाने ही नहीं दे रहा है, जेल से बाहर ही नहीं निकल दे रहा है। अब जब जेल से आप बाहर निकल ही नहीं पा रहे तो आप कोर्ट कहाँ से पहुँच पाएंगे भाई? तो क्या आपका कुछ सुनवाई हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक तरीके से इनको पूरी तरीके से मतलब गुलाम बना के जेल में रखे हुए थे। आगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल, याद रखिएगा इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन collected information on the condition of the prisoners in Guantanamo Bay and reported that the prisoners were being tortured in ways that violated the US laws। अब देखो, ये तो बात हो रहा है यूएस का, अमेरिका का बात हो रहा है। इसी प्रकार का ना बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया में भी है। हालांकि भले हमको और आपको नाम नहीं पता उस ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन इंडिया के अंदर भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करती है। कहने का मतलब ये होगा कि किसी भी इंसान का अधिकार ना छीना जाए, उनके ऊपर किसी प्रकार का गलती ना हो, उनके अधिकार को ना छीना जाए। इसके लिए भी इंडिया के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी काम कर रहे हैं, भले हम लोगों को पता नहीं है। तो उसी प्रकार का एक ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते थे अमेरिका में, उनका नाम था एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो आप यहाँ पे एक तरीके से क्या देख रहे हैं कि जो 600 लोगों को अरेस्ट किया गया है, इन सभी के अधिकार को क्या किया जा रहा है? छीना जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। ना ही इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, ना ही इनको नोटिस दिया गया अरेस्ट करने से पहले, कुछ नहीं इनको किया गया। एक तरीके से ह्यूमन राइट्स का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। तो भाई जब ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा?
ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा, तो जिनका नाम क्या था, एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल अमेरिका का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करती थी। बेसिकली ये काम करती थी कि किसी का अधिकार ना छीना जाए, उसका जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए, सिंपल। अब इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, अब इस ऑर्गेनाइजेशन ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। कहाँ पे, गुटेनामो बे में जो प्रिजनर थे, जो 600 कैदी थे, उनके ऊपर किस किस प्रकार का टॉर्चर किया जा रहा है, उनका किस प्रकार का जीवन बीत रहा है जेल के अंदर, इनके बारे में इन्होंने पूरा रिपोर्ट निकाला, इन्फॉर्मेशन इन्होंने कलेक्ट किया। और जब इन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया इस ऑर्गेनाइजेशन ने, तो इनको पता चला कि पूरी तरीके से यहाँ पे अमेरिका के कानून का धज्जी उड़ाया जा रहा है। यानी कि जो कानून है उसके दायरे में रह के यहाँ का पुलिस काम नहीं कर रहा है, बल्कि गलत तरीके से इनको मार पीट रहा है, टॉर्चर कर रहा है, इनसे गलत तरीके से काम करवा रहा है, सिंपल। अब जरा सोचो, ये ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स के लिए बेसिकली काम करती है और यहाँ पे ह्यूमन का राइट्स ही उल्लंघन हो रहा है, कानून ही खतरे में है अमेरिका का, तो क्या ये काम आगे बढ़ चढ़ के नहीं करेगी क्या? बिल्कुल करेगी भाई। तो इन्होंने पूरी तरीके से गुटेनामो बे के जेल में जो 600 कैदी थे उनके बारे में इन्होंने पूरा रिसर्च किया, पूरा पता लगाया कि आखिर जेल में उनका जीवन कैसे बीत रहा है, आखिर उनको अरेस्ट किया गया तो क्यों किया गया। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जितना एक आदमी के बात में दम नहीं होता है, उससे कई गुना ज़्यादा दम होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में एक दो आदमी नहीं होते हैं, हजारों लाखों लाख आदमी उससे जुड़े हुए होते हैं। यदि एक बार वो सड़क पर उतर गए तो पूरा चक्का जाम हो जाएगा, ठीक है। तो खैर आगे देखते हैं क्या होता है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो हमारा एक ह्यूमन राइट्स का ऑर्गेनाइजेशन था, इन्होंने अपना काम बखूबी किया, पूरी तरीके से इन्होंने अपना काम किया। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। तो इन्होंने क्या नोटिस, मतलब इन्होंने क्या रिपोर्ट तैयार किया, इन्होंने रिपोर्ट ये तैयार किया कि जेल के अंदर गंदे तरीके से कैदी को टॉर्चर किया जा रहा है और अमेरिका का जो कानून है उसका पूरी तरीके से धज्जी उड़ाया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैनी प्रिजनर्स हैड ट्राइड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस कंडीशंस बाय गोइंग ऑन अ हंगर फास्ट। कई 600 कैदी में से बहुत सारे कैदी ऐसे थे जिन्होंने अपने बातों को मनवाने के लिए क्या किया, प्रोटेस्ट किया। अब प्रोटेस्ट करने का मतलब क्या, जेल से बाहर निकल के नहीं, जेल के अंदर ही। और कैसे प्रोटेस्ट किया, भूखे मतलब हड़ताल पे जाके। हड़ताल का मतलब होता है भूखमरी, मतलब भूखमरी नहीं कह सकते, सॉरी, मतलब कि उन्होंने कसम खा लिया कि हम खाना नहीं खाएंगे। और खाना नहीं खाएंगे इसका मतलब एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई हम खाना नहीं खाएंगे, हमको अपना अधिकार चाहिए, सिंपल। तो इस तरीके से उन्होंने जेल के अंदर ही प्रोटेस्ट किया। आगे बढ़ते हैं। भूखे रहकर एक तरीके से। प्रिजनर्स वर नॉट रिलीज्ड इवन आफ्टर दे वर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी। सोचो, अब जब धीरे धीरे खबर कोर्ट तक गया, अलग अलग प्रकार के ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन ने जब इस बात को फैलाया, अमेरिका के कोर्ट में ये बात गया, कोर्ट ने पूरी तरीके से इनको क्या बोल दिया, ये सारे कैदी एकदम मासूम है, इनको कैद करके नहीं रखा जाए, ये एकदम पूरी तरीके से बेकसूर है, इनको रिलीज कर दिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए। सोचो, इनको पूरी तरीके से कोर्ट से भी फैसला मिल गया है, ये दोषी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन 600 लोगों को जेल से बाहर नहीं निकाला गया। जरा सोचो कितना गंदा कानून था उस समय पे वहाँ का। भाई जब एक बार चलो मान लेते हैं कि अभी तक यदि कोर्ट में सुनवाई नहीं हुआ है तो आप जेल में रख सकते हैं, लेकिन जब कोर्ट बोल दिया तब तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है उसको जेल में रखने का, जेल से उसको बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन जेल से बाहर अभी तक उन लोगों को नहीं निकाला गया। एक तरीके से यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कानून का धज्जी तो उड़ ही रहा है, ये जो हमारा अधिकार है वो भी पूरी तरीके से खतरे में है भाई, ठीक है। हमारा अधिकार क्या है, हमारा अधिकार ये है कि यदि जेल में, मतलब हमारा अधिकार ये है कि यदि कोर्ट कह दिया कि ये बेकसूर है तो छोड़ दो उसको, हमारा अधिकार है, लेकिन इनको छोड़ा नहीं गया। आगे देखते हैं क्या होता है। यूएन सेक्रेटरी जनरल, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, ये सिंपली अमेरिका का बात कर रहा है। तो द यूएन सेक्रेटरी जनरल सेड दैट द प्रिजन इन गुटेनामो बे शुड बी क्लोज्ड डाउन। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जो गुटेनामो बे में जो हमारा जेल था उस जेल को बंद कर दिया जाए। ये किनका कहना था, यूएन के सेक्रेटरी जनरल का कहना था। ये बहुत बड़ा पद होता है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होते हैं। इस पद पे बैठा हुआ जो आदमी होता है उसके पास बहुत सारा पावर होता है। जब उन्होंने कह दिया कि गुटेनामो बे के जेल को क्या कर दो, बंद कर दो, लेकिन जेल को तो बंद करना दूर, उन्होंने उसके बारे में सोचा भी नहीं। सोचो,
यानी कि जो जेलर होगा, जो उसका हेड होगा, उनको ये सब काम करना चाहिए था भाई। जब आपसे बड़ा ऑफिसर आपको हुक्म दे रहा है, आपको पालन करना चाहिए ना, लेकिन उन्होंने कोई पालन नहीं किया। अब जरा सोचो, यहाँ पे एक तरीके से देखो, कोर्ट ने कह दिया कि वो 600 के 600 लोग बेकसूर हैं, उनको छोड़ा जाए, आपने नहीं छोड़ा, यहाँ पे आपने उल्लंघन किया कानून का। दूसरी बात, जब अमेरिका का सेक्रेटरी जनरल कह रहा है कि जेल को बंद कर दो, ये जेल बड़ा खतरनाक है, इसको बंद करो, आपने फिर भी जेल को बंद नहीं किया। एक तरीके से कानून को तो आप मान ही नहीं रहे हैं, आपका जो लीडर बोल रहा है उसके बातों को तो आप मान ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे आपका बेसिकली खतरे में है आपका अधिकार। ठीक है, आगे क्या होता है देखो। बट द यूएस गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यानी कि यूएन सेक्रेटरी जनरल ने क्या कहा था कि जेल को बंद कर दिया जाए, लेकिन क्या यूएस के गवर्नमेंट ने उस बात को माना? नहीं माना। तो एक तरीके से आपने इसमें क्या देखा, हालांकि ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है, दूसरा हमारा टॉपिक ये वाला चालू हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक में आपने फिलहाल ये देखा कि अमेरिका के, यदि बात करें हम लोग अमेरिका का, तो अमेरिका का यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली कानून समझा कि आखिर वहाँ का कानून उस समय पे क्या था और किस तरीके से वहाँ पे हमारे अधिकार का धज्जी उड़ाया गया। इस तरीके से ये जो कहानी के तरह आपने समझा, इससे आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से हमारे अधिकारों को छीना जाता है ना। जैसे थोड़ा सा मोटा मोटी बात करें तो अधिकार कैसे छीना गया भाई? पहला बात तो आपने बिना बताए बिना नोटिस दिए, बिना किसी इन्फॉर्मेशन का अरेस्ट कर लिया, पहला हमारा राइट यहाँ पे खतरे में हो गया। दूसरा, आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया। तीसरा, फैमिली को भी आपने इन्फॉर्म नहीं किया। चौथा, कोर्ट ने परमिशन दे दिया कि इसको रिलीज किया जाए, फिर भी आपने नहीं छोड़ा। पांचवा, सेक्रेटरी जनरल आपको बोल रहा है कि जेल को बंद करो, सबको रिलीज करो, वो भी आपने नहीं माना। एक तरीके से, पूरी तरीके से मतलब यहाँ पे ना कानून का धज्जी उड़ा दिया गया अमेरिका के अंदर। इस तरीके से हमारे अधिकार को छीना जाता है। ये एक कहानी की तरह से आपने इसको समझ लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ग्वांटानामो बे में जो जेल था उसका क्या कहानी था, इसके बारे में आपको पूरी तरीके से पता चल गया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के बारे में बात करेंगे। यहाँ का केस तो और बड़ा विचित्र है, इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया। पिछले वाले क्लास में आपने ग्वांटानामो बे का केस पढ़ा, वहाँ पे जो हमारा प्रिजन था यानी कि जो जेल था उसमें उसका क्या कंडीशन था, वहाँ पे क्या क्या बातें थी, 600 लोगों को क्यों अरेस्ट किया गया था, ये सब हम लोग देख चुके हैं। और उसमें हम लोग ये भी देख चुके थे कि आखिर किस प्रकार अधिकार हमारा छीना जाता है, ये भी हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग केस पढ़ेंगे सऊदी अरेबिया का, कि आखिर सऊदी अरेबिया में ह्यूमन्स का राइट्स किस प्रकार से खतरे में है, या फिर किस प्रकार का वहाँ पे सिचुएशन चलता था, इसके बारे में ज़रा देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें कहा गया है कि द कंट्री इज रूल्ड बाय द किंग एंड द पीपल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग और रिप्लेसिंग देयर रूलर्स। सबसे पहला बात तो यह है कि सऊदी अरेबिया हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यहाँ पे सिस्टम चलता है राजा वाला, राजा का बेटा ही वहाँ पे राजा बनता है। यानी कि यहाँ पे आप वोट देकर अपने लीडर को नहीं चुनते हैं, बल्कि जो राजा का बेटा होगा वही आगे आने वाले समय में राजा बन जाएगा। तो एक तरीके से यहाँ पे हमारा जो कंट्री है पूरी तरीके से सऊदी अरेबिया, ये किसके द्वारा रूल किया जाता है? किंग के द्वारा रूल किया जाता है। ठीक है, और यहाँ के लोगों को अपने राजा को चुनने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, आगे। लेकिन क्या ऐसा हमारे इंडिया में है क्या? पहला बात तो इंडिया में राजा वाला सिस्टम है नहीं, और यहाँ पे जो हमारा लीडर होता है उसको हम लोग खुद चुनते हैं वोट देकर, लेकिन ऐसा सऊदी अरेबिया में कुछ नहीं है। ठीक है, आगे। द किंग सेलेक्ट्स द लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव। अब राजा डिसाइड करता है कि लेजिस्लेचर हमारे कौन होंगे और एग्जीक्यूटिव हमारे कौन होंगे। कहने का मतलब राजा ये डिसाइड करता है कि कौन कौन लोग पार्लियामेंट में बैठेगा और कानून बनाएगा, कौन कौन लोग, और जुडिशियरी मतलब कि एग्जीक्यूटिव उस कानून को पालन कौन करवाएगा, ये भी राजा ही डिसाइड करता है। सोचो। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है भाई? हमारे इंडिया में लेजिस्लेचर को हम लोग चुनते हैं। लेजिस्लेचर मतलब एमएलए, एमपी, ये सब हमारा हो गया इंडिया में, इसको हम लोग खुद चुनते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव होता है वो बड़े बड़े एग्जाम को देकर पास होते हैं, जैसे आपका आईएएस, आईपीएस, ये सब क्या है? आपका एग्जीक्यूटिव ही तो है। ठीक है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया का, तो पहला बात तो यह है कि सऊदी अरेबिया में हमारा कैसा सिस्टम चलता है? राजा वाला। ठीक है, दूसरी बात, राजा डिसाइड करता है कि कौन लेजिस्लेचर होगा और कौन एग्जीक्यूटिव होगा, यानी कि कानून कौन बनाएगा
और उसका पालन कौन करवाएगा, ये राजा डिसाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे आदमी का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे मतलब आम आदमी का कोई रोल नहीं है। आगे, द किंग अपॉइंट्स द जजेस एंड कैन चेंज एनी ऑफ देयर डिसीजन। सोचो, यानी कि सऊदी अरेबिया में भी कोर्ट है, जज हैं, लेकिन सब किसके अंदर में, राजा के अंदर में, किंग के अंदर में। सोचो, जो कोर्ट का जज है वो भी कौन चूज कर रहा है, किंग ही चूज कर रहा है, ऑब्वियस बात है भाई। और किसी भी प्रकार का जो जज का डिसीजन होगा वो तुरंत चेंज कर सकता है कौन, किंग कर सकता है, क्योंकि भाई अल्टीमेटली पावर उसी के हाथ में है। ठीक है, आगे, सिटीजन्स कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज और एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सऊदी अरेबिया में कोई भी आदमी पार्टी नहीं बना सकता या फिर कोई भी आदमी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये हो गया, जैसे हमारे इंडिया में है ना पार्टी, बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुत सारे हमारे पार्टी है, इस प्रकार का एक भी पार्टी आपको सऊदी अरेबिया में देखने को नहीं मिलेगा। और एक भी वहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को नहीं मिलता वहाँ पे। कहने का मतलब, जैसे थोड़ा सा बात करें यदि हम लोग अपने इंडिया का, तो इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास हैं, बहुत सारे हैं। आरएसएस है, उसके बाद फिर बजरंग दल है, ये सब हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से जो अपने अपने धर्म के लिए काम करती है। लेकिन इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन आपको एक भी सऊदी अरेबिया में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे, मीडिया कैन नॉट रिपोर्ट एनीथिंग दैट द मोनार्क, मोनार्क मतलब किंग, डज नॉट लाइक। सोचो, यानी कि जो चीज़ राजा को पसंद नहीं है वो मीडिया छापना तो दूर, उसके बारे में सोचेगा भी नहीं। सोचो, इतना खतरनाक कानून है वहाँ का। लेकिन हम लोग इंडिया में, हमारे पास पूरी आज़ादी है। अब यहाँ पे इंडिया का बात करें तो इंडिया में एक आम बच्चा भी सोशल मीडिया पे कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी पोस्ट कर सकता है, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में कोई रोक टोक नहीं सकता उसको, क्योंकि हमारा अधिकार है भाई। लेकिन क्या ऐसा आप सऊदी अरेबिया में अपने किंग के खिलाफ कर सकते हैं? नहीं, पता चल जाएगा ना, गर्दन उड़ा देगा, सिंपल ऐसा वहाँ का कानून है। तो वहाँ का मीडिया जो है ना, बहुत कुछ मतलब, कहने का सिंपल सा मतलब है कि वहाँ का मीडिया भी डर डर के काम करता है। जो भी छापेगा राजा से पहले परमिशन लेगा कि राजा साहब हम आपके बारे में ये छाप रहे हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए, आप खुश हैं कि नाराज हैं बता दीजिए। खुश हैं तो छापेंगे, नाराज हैं तो छापेंगे नहीं, बिल्कुल सिंपल। आगे बढ़ते हैं फिर। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। सोचो, हमारे इंडिया में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, यानी कि हम लोग चाहे तो अपने धर्म को चेंज कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम सिख, सिख ईसाई में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन सऊदी अरेबिया में ऐसा कुछ नहीं है, आप जिस रिलीजन में हैं आपको उसी में रहना पड़ेगा, आप इसमें चेंज वेंज नहीं कर सकते हैं। एवरी सिटीजन इज रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम। सोचो, सऊदी अरेबिया का जो भी आदमी होगा वो परमानेंट मुस्लिम ही होगा। अब फिर सवाल है कि सर हमारे इंडिया से भी तो बहुत सारे लोग हिंदू हैं जो कि सऊदी अरेबिया जाते हैं। देखो, आप जा रहे हो ना, काम के पर्पस के लिए जा रहे हैं, आप वहाँ का परमानेंट आदमी तो नहीं है ना। लेकिन जो वहाँ का परमानेंट आदमी होगा वो क्या होना चाहिए, मुस्लिम ही होना चाहिए। इसीलिए सऊदी अरेबिया में एक भी आदमी जो वहाँ का परमानेंट है वो मुस्लिम के अलावा कोई दूसरा चीज़ आपको नहीं दिखेगा, मुस्लिम ही है वहाँ पे सारे लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो नॉन मुस्लिम है वो बेसिकली किस काम के लिए है, अपने काम के लिए है, रोजगार के लिए है, बस। बाकी सब वहाँ पे मुस्लिम लोग हैं। नॉन मुस्लिम रेसिडेंट्स कैन फॉलो देयर रिलीजन इन प्राइवेट बट नॉट इन पब्लिक। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हम हिंदू हैं, हम चले गए सऊदी अरेबिया अपना काम के पर्पस से। अब चूंकि भाई हम हिंदू हैं तो हम अपने देवी देवता को पूजेंगे, लेकिन वहाँ का किंग कहता है कि ठीक है, आप हिंदू हैं, इंडिया से आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन आप जो पूजा पाठ करोगे अपने घर में करो बस। ये चीज़ बाहर नहीं निकलना चाहिए, पब्लिक में नहीं आना चाहिए। हाँ, मंदिर वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए, सिंपल। तो कहने का मतलब ये है कि पब्लिक में यदि आप वहाँ पे कुछ कर सकते हैं तो वो मुस्लिम का ही कुछ कर सकते हैं, अपना धर्म का कुछ भी आप वहाँ पे पब्लिक में नहीं कर सकते हैं। आपको पूजा पाठ करना है अपने बंद कमरे में कर लो, बाहर ये चीज़ नहीं निकलना चाहिए। ये लोग वहाँ के मतलब वहाँ का किंग ऐसा पूरा आदेश अपना दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं भाई, हम इंडिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हिंदू हैं, सऊदी अरेबिया चले आते हैं काम के पर्पज़ के लिए, रोजगार के लिए, है ना, जॉब के लिए। तो क्या हम लोग अपने भगवान को वहाँ पे नहीं पूजते हैं? पूजते हैं, लेकिन बंद कमरे में, खुले तौर पे नहीं करते हम लोग वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का गवर्नमेंट ये चीज़ हम लोगों को करने का परमिशन ही नहीं देता है। आगे, वोमेन आर सब्जेक्टेड टू मैनी पब्लिक रिस्ट्रिक्शंस। और ख़ास तौर पे वहाँ का जो महिला है ना, उनके ऊपर तो बहुत सारे पाबंदी है।
हालांकि क्या क्या पाबंदी है यहाँ पे तो नहीं लिखा है, लेकिन हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, क्योंकि हमको सऊदी अरेबिया के बारे में थोड़ा सा उसका कानून पता है। सऊदी अरेबिया का कानून क्या है ना, बड़ा सख्त कानून है महिलाओं को लेकर खास करके। पहला कानून ये है सऊदी अरेबिया, हालांकि कानून तो बहुत है, 3-4 हमको याद है महिलाओं को लेकर, तो बताते हैं। कभी भी सऊदी अरेबिया में जो बैंक अकाउंट खुलता है वो महिला अपने नाम पे नहीं खोल सकती है। सोचो, हस्बैंड के नाम पे खोलेगी। जैसे हमारे इंडिया में क्या है, पति पत्नी कोई भी अपना नाम पे अकाउंट खुलवा सकता है बैंक में, लेकिन सऊदी अरेबिया में कोई महिला है यदि वो चाहती है कि अपना अकाउंट खोला जाए बैंक में, तो कभी नहीं खोल सकती है। यदि खुलेगा तो उसके हस्बैंड के नाम पे खुलेगा, उसके नाम पे कभी नहीं खुलता। पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ दूसरा चीज़ ये है कि वहाँ के महिलाओं को अपने हस्बैंड के अलावा दूसरे लोगों से बात करने का परमिशन बिल्कुल नहीं है। सोचो, मतलब कितना भी जरूरी क्यों ना हो, आप वहाँ पे बात नहीं कर सकते हैं। सोचो कितना खतरनाक कानून है। तीसरा यह है कि वहाँ पे आपको हमेशा, यदि मुस्लिम महिला हैं तो हमेशा आपको बुर्का पहन के रहना पड़ेगा, मतलब अपना फेस ढक के रहना पड़ेगा। ये भी वहाँ का बड़ा सख्त कानून है, बहुत कानून है। और वहाँ पे महिलाओं को ड्राइविंग करने का परमिशन नहीं मिलता है, गाड़ी चलाने का परमिशन वहाँ पे महिलाओं को नहीं मिलता है। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे हैं इस प्रकार का, लेकिन क्या ऐसा कुछ भी कानून आपके इंडिया में है क्या? नहीं है। इसीलिए तो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, और वो डेमोक्रेटिक कंट्री हमारा नहीं है। ठीक है, तो फिर सऊदी अरेबिया क्या है? एक मोनार्की है। मोनार्की मतलब जहाँ पे राजा वाला सिस्टम चलता है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, सिंपल। तो ये हो गया हमारा सऊदी अरेबिया के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सऊदी अरेबिया हो गया हमारा। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कोसोवो का, एथनिक मैस्कर इन कोसोवो। कोसोवो हमारा एक जगह है, ध्यान से रखिएगा। कोसोवो हमारा एक जगह है, और इस जगह पे ना एक बहुत भयंकर कट्टरता एक तरीके से मतलब मारपीट हुआ था। मैस्कर का मतलब क्या होता है? बड़े लेवल पे बंदूक, गोली बारूद, तलवार उलवार चल जाना, इसी को हम लोग कहते हैं मैस्कर। जैसे आप पढ़ते हैं ना जलियांवाला बाग मैस्कर। जलियांवाला बाग मैस्कर का मतलब क्या हो गया? जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था, जो जनरल डायर गोली चलवाया था हम आम आदमी पर, उसको हम लोग कहते हैं। तो मैस्कर का मतलब होता है बड़े लेवल पर गोली बंदूक के साथ चलना, या फिर खून ब्लड उलड ये सब हो जाना, इसी को हम लोग कहते हैं मैस्कर। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आखिर कोसोवो में ऐसा क्या हुआ था कि वहाँ पे इतना भयंकर युद्ध देखने को मिला। ठीक है, और इथनिक का मतलब होता है अलग अलग लोगों के बीच में लड़ाई। इथनिक मैस्कर का मतलब क्या हो गया? अलग अलग लोगों के बीच में क्या लड़ाई हुआ, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने पढ़ा गुटेनामो बे में क्या हुआ, ये हमने पिछले वाले क्लास में पढ़ा। अभी आपने सऊदी अरेबिया के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं कोसोवो का केस। इन 3 जगह के बारे में जब आप पढ़ लेंगे तो आपको मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा कि आखिर हमारा राइट क्या होता है। जरा देखो, हमने पढ़ा गुटेनामो बे में, क्या वहाँ पे किसी प्रकार का राइट आपको देखने को मिला? बिल्कुल भी नहीं, राइट का धज्जी उड़ रहा है। उसी प्रकार से सऊदी अरेबिया में क्या आदमी के पास कुछ भी राइट है? कुछ राइट नहीं है भाई, कुछ राइट है ही नहीं। और कोसोवो में देखते हैं कि आदमी के पास कुछ राइट है कि नहीं है। देखते हैं इसमें दी वॉज प्रोविंस ऑफ, अच्छा दीज यहाँ पे लिखना था, ठीक है। दिस वॉज अ प्रोविंस ऑफ यूगोस्लाविया कॉल्ड कोसोवो। के सिंपल सा मतलब है कि कोसोवो हमारा एक यूगोस्लाविया का छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, यूगोस्लाविया में हमारा कुछ कंट्री आता है, यानी कि यूगोस्लाविया है ना हमारा बेसिकली कुछ छोटे छोटे कंट्री का ग्रुप है बेसिकली, उसी को हम लोग कहते हैं यूगोस्लाविया। तो उसी में से हमारा छोटा सा कंट्री मतलब कह सकते हैं आप, वो कौन है? हमारा कोसोवो है। ठीक है, आगे इन कोसोवो अल्बेनियन वेयर इन मेजॉरिटी। आप सिंपली यहाँ पे कोसोवो को एक कंट्री कंसिडर कर लो, सिंपल। तो कोसोवो में जो मेजॉरिटी में है वो कौन है? अल्बेनियन है। इसको ना आप ऐसे ऐसे समझो, जैसे बात करें हम लोग इंडिया का, तो इंडिया में मेजॉरिटी में कौन है? हिंदू है। और माइनॉरिटी में बात करें हिंदू और मुस्लिम के बारे में बात, हालांकि हमारे इंडिया में तो बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्ध बहुत सारे हैं, लेकिन केवल हिंदू और मुस्लिम की यदि बात करें तो इंडिया के अंदर मेजॉरिटी में हिंदू है और माइनॉरिटी में मुस्लिम है। ठीक है, उसी प्रकार का कोसोवो में एक और हमारा एक तरीके से कह सकते हैं रिलीजन, जिसका नाम क्या था? अल्बेनियन। वो मेजॉरिटी में था, यानी कि कोसोवो में अल्बेनियन वाले लोग क्या थे? ज़्यादा थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट इन द इंटायर कंट्री यानी कि यूगोस्लाविया सर्ब्स वेयर इन मेजॉरिटी। समझना, यहाँ पे ना बड़ा विचित्र बात कहा गया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। आप ये समझो यूगोस्लाविया के अंदर हमारा एक छोटा सा जगह पड़ता है, क्या नाम है उसका? कोसोवो, सिंपल।
ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, ऐसे समझो कि यूगोस्लाविया के अंदर हमारा एक छोटा सा जगह है कोसोवो, और कोसोवो में जो मेजोरिटी में है वो है हमारा अल्बेनियन। और यदि बात करें पूरे यूगोस्लाविया का, केवल कोसोवो का नहीं, पूरे यूगोस्लाविया का, तो मेजोरिटी में कौन है? सर्ब्स। तो जरा सोचो, यहाँ पे दो अलग अलग केस हो गया आपके सामने। कंट्री के अंदर हमारा छोटा सा जगह है कोसोवो, कोसोवो के अंदर मेजोरिटी में कौन है? अल्बेनियन। लेकिन यदि बात करें पूरे कंट्री का, यानी कि यूगोस्लाविया का यदि हम लोग बात करें, तो वहां पे मेजोरिटी में कौन है? सर्ब्स है। सोचो, तो सर्ब्स पूरे कंट्री में मेजोरिटी में है और अल्बेनियन केवल कोसोवो के अंदर मेजोरिटी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है देखो, सर्ब नेशनलिस्ट मिलोसेविक हैड वॉन द इलेक्शन। अब समझो होता क्या है बेसिकली, सर्व जो होते हैं ना, जो मतलब बेसिकली जो सर्व लोग वाले लोग थे, जो कि पूरे कंट्री में मेजोरिटी में थे, वो लोग क्या करते हैं? चुनाव को जीत जाते हैं। सिंपल ऐसे समझो आप। हिज गवर्नमेंट वॉज वेरी हॉस्टाइल टू द कोसोवो अल्बेनियन। इन्होंने चुनाव तो जीत लिया, लेकिन इनको अभी भी एक डर था। डर क्या था? कि कोसोवो में जो अल्बेनियन है उनसे इनको अभी भी डर था। सोचो, मतलब ये सोचने वाली बात है कि सर्ब पूरे कंट्री में मेजोरिटी के अंदर है, इसके बावजूद भी इसको डर किससे लग रहा है? कोसोवो के अंदर जो अल्बेनियन है उससे डर लग रहा है इसको। ऐसा क्यों है भाई? देखते हैं। ही वॉन्टेड दी सर्ब्स टू डोमिनेट दी कंट्री। सर्ब्स वाले लोगों ने चुनाव को जीत लिया, इलेक्शन को जीत लिया। इनका मानना यह है कि पूरे कंट्री में यदि किसी का राज चलेगा तो वो कौन चलेगा? सब का चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है? मैनी सर्व लीडर्स थॉट दैट अल्बेनियंस शुड आइदर लीव द कंट्री और एक्सेप्ट द डोमिनेंस ऑफ द सर्ब्स। ये जो सर्ब्स वाले लीडर हैं, इनका कहना यह था कि जो अल्बेनियन है, या तो उनको कंट्री छोड़ देना चाहिए, या फिर जो हम बोलेंगे ये चुपचाप उनको मान लेना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं करेगा तो उनको भुगतना पड़ेगा, फिर अंजाम बुरा होगा। सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, ये तो आपने पढ़ लिया थोड़ा सा केस। अब यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा कहानी के तरह समझाया गया है। एक कहानी है बेसिकली, इस कहानी को पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जरा इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा, कि आखिर ये कहानी किस बारे में है। तो ये कहानी बेसिकली स्टोरी ऑफ एन अल्बेनियन फैमिली इन अ टाउन इन कोसोवो इन अप्रैल 1999। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे एक अल्बेनियन फैमिली का, और ये कहाँ पे रहते थे? कोसोवो के अंदर रहते थे। सिंपल सा बात करते हैं जरा, ये क्या था। तो याद रखिएगा कि पूरे यूगोस्लाविया में मेजोरिटी में जो था वो सर्ब्स थे, और यदि केवल बात करें कोसोवो का, वहाँ पे मेजोरिटी में कौन था? अल्बेनियन था। तो उसी अल्बेनियन फैमिली के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, अल्बेनियन फैमिली का एक हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं, जो कि कोसोवो में रहते थे। एक मतलब ये अप्रैल का बात हो रहा है, उस समय का बात है। देखते हैं क्या कहानी है, देखते हैं। 74-year-old Batisa Hoxha was sitting in her kitchen with her 77-year-old husband Izet staying warm by the stove। ये सिंपल सा बात हो रहा है एक महिला और एक पुरुष के बारे में। 74 years old एक महिला है जिसका नाम है बतीसा होक्सा, ठीक है, और उनके हस्बैंड है 77 ईयर्स के जिनका नाम है इज्जत, और ये दोनों अपने किचन में बैठ के आग को सेक रहे हैं। सिंपल स्टोव से इसे बोल सकते हैं आप। दे हैड हियर्ड एक्सप्लोजन्स बट डिड नॉट रियलाइज दैट सर्बियन ट्रूप्स हैड ऑलरेडी एंटर्ड द टाउन। सोचो, यानी कि ये लोग अपना किचन में आराम से बैठ के आग सेक रहे हैं, अचानक इनको एक आवाज़ सुनाई पड़ता है, धमाकेदार विस्फोटक आवाज़ इनको सुनाई पड़ता है। और ये विस्फोटक आवाज़ बेसिकली किसका था? ये जो सर्बियन लोग थे बेसिकली, इन्होंने अपना गोला बारूद दागना चालू कर दिया था इसके घर के आसपास, ठीक है, यानी कि बेसिकली पूरे कोसोवो शहर के अंदर। अब भाई बेसिकली हुआ क्या, जो सर्बेनियन थे हमारे बेसिकली, उन्होंने अपना गोला बारूद दागना चालू कर दिया कोसोवो के अंदर। अब भाई कोसोवो में ये लोग खुद रहते थे, तो इनके घर के आगे भी इन लोगों को आवाज़ सुनाई पड़ा। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। 5 or 6 soldiers had entered through the front door and start demanding their children।
अचानक इसके घर में 5 से 6 सिपाही घुसते हैं गोली बंदूक सब लेके इस आगे वाले दरवाजे से, और डिमांड करते हैं कि आपका बच्चा कहाँ है। यानी कि इसके बच्चे को वो लोग लेना चाहते थे, यदि मारना चाहते होंगे ऐसा कुछ। आगे देखते हैं क्या होता है। इजेत वॉज शॉट 3 टाइम्स इन द चेस्ट। सोचो, यानी कि अब भाई ऑब्वियस सी बात है, आप उसके बच्चे को छीनने आए हो, बच्चे को मारने के लिए आए हो, तो क्या बाप चुप रहेगा? नहीं, कुछ तो करेगा वो। तो वो थोड़ा सा चिल्लाया होगा, उसके ऊपर हमला किया होगा, कुछ भी चीज़ से किया होगा। हो सकता है कि टेबल कुर्सी कुछ फेंक के उसके ऊपर हमला किया होगा, सोल्जर्स के ऊपर। तो इस क्या क्या भाई, इज्जत को चेस्ट पे यानी कि छाती पे 3 बार गोली मार दिया गया। वहीं पे उनका खत्म हो गया, मृत्यु हो गया उसका। द सोल्जर्स pulled the wedding ring off her finger and told her to get out। सोचो, जो सोल्जर्स थे उन्होंने उसकी जो पत्नी थी उनका जो वेडिंग रिंग था उनको निकाल के फेंक दिया। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि अब आपका हस्बैंड मर चुका है, तो अब आपके इस रिंग का कोई काम नहीं है, इसको निकाल के फेंक दो, सिंपल। कहने का मतलब यहाँ पे वो जो सोल्जर्स थे इसकी पत्नी के साथ क्या कर रहे, जोर जबरदस्ती कर रहे एक तरीके से, ठीक है। आगे, द सोल्जर्स बर्न्ड द हाउस, और अल्टीमेटली सिपाही ने क्या किया, पूरे घर को आग लगा दिया। और आग क्यों लगा दिया भाई? आग इसलिए लगा दिया क्योंकि हमने अभी तुरंत ऊपर में पढ़ा था कि गवर्नमेंट में कौन था, सर्व थे, क्योंकि वो इलेक्शन जीत गए थे। अब जब भाई गवर्नमेंट सर्व के अंदर है तो सिपाही किसका बात मानेगा? सर्व का ही बात मानेगा। जैसे हमारे इंडिया में, जैसे हम लोग क्या है, जैसे हमारे इंडिया में भी फिलहाल बीजेपी का गवर्नमेंट है, तो सिपाही किसका बात मानेगा? बीजेपी गवर्नमेंट का बात मानेगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। तो वही तो यहाँ पे हो रहा था। तो सिपाही ने क्या किया, सोल्जर्स ने पूरी तरीके से इसके घर को आग लगा दिया। आगे फिर क्या होता है देखो। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट इन द रेन विथ नो हाउस, नो हस्बैंड, नो पोसेशन बट द क्लॉथ शी वॉज वेयरिंग। कहने का मतलब यह है कि पूरा का पूरा घर, पूरा इसका घर जल के एकदम राख हो गया। जलने के बाद फिर हल्का बारिश चालू हो गया, और ये बेचारी अकेली सड़क पे खड़ी है, घर नहीं है, हस्बैंड का डेथ हो गया है, बच्चा कहाँ गया पता नहीं, और केवल इसके पास यदि कुछ बचा है तो इसका केवल कपड़ा बचा है। कोई इसके पास आशा वासा कुछ नहीं रहा, सब इसका जल के खाक हो गया। सोचो, ठीक है। आगे, दिस इंसिडेंट वॉज हैपन टू थाउजेंड्स ऑफ अल्बेनियंस। ये केवल इसके साथ नहीं हुआ था, जितने भी अल्बेनियन लोग थे कोसोवो में रहने वाले, लगभग सभी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। किसने किया? सर्बेनियन ने किया, सिंपल, जो मेजोरिटी में थे पूरे कंट्री के अंदर। ये कहानी था एक अल्बेनियन फैमिली का जो रहते थे कोसोवो में। लेकिन इसके बाद ना, हालांकि यहीं तक हमारा कहानी खत्म होता है, लेकिन 3 पॉइंट इसमें और लिखे गए हैं अलग से, उसको आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस मस्कैर, मस्कैर मतलब बहुत बड़ा हत्याकांड, ठीक है। दिस मस्कैर वॉज बीइंग कैरिड आउट बाय द आर्मी ऑफ देयर ओन कंट्री। बिल्कुल सही बात है भाई। इतना बड़ा जो घटना घटा, ये किसने करवाया? पहला बात तो उसी कंट्री के गवर्नमेंट ने करवाया। दूसरी बात, जो आर्मी थे वो भी कहाँ के थे? कंट्री के ही थे, सिंपल। वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ लीडर हु कैम टू पावर थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शन। यानी कि इलेक्शन के थ्रू वो पावर में आए थे, गवर्नमेंट में आए थे, लेकिन कहने के लिए केवल डेमोक्रेसी वहाँ पे था, लेकिन डेमोक्रेसी वहाँ पे दूर दूर तक नजर नहीं आता था। क्योंकि भाई यदि आप लोगों को जिंदा मार दे रहे हैं, गोली मार दे रहे हैं, घर में आग लगा दे रहे हैं, तो डेमोक्रेसी किस काम का? किसी काम का नहीं डेमोक्रेसी है वो। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट भी उसी कंट्री का, आर्मी भी उसी कंट्री का, लोग भी उसी कंट्री के, उसी को आप मार दे रहे हैं, जला दे रहे हैं, तो क्या यहाँ पे डेमोक्रेसी किसी काम का है? किसी काम का नहीं है, बेकार है यहाँ का डेमोक्रेसी। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। फाइनली सेवरल अदर कंट्रीज इंटरवेंड टू स्टॉप दिस मैस्कर। अब देखो, यूगोस्लाविया में इतना बड़ा खतरनाक कांड हुआ ना कि इसका मैसेज बाकी सारे कंट्री तक पहुंच गया। मतलब बहुत सारे कंट्री को इसका खबर मिल गया कि भाई इतना खतरनाक इंसिडेंट हो गया यूगोस्लाविया में, और यूगोस्लाविया में भी खास करके कहाँ पे, कोसोवो में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है। तो बहुत सारे कंट्री ने यहाँ के गवर्नमेंट को आदेश दिया, समझाया कि तुम्हारे बुद्धि को क्या हो गया है, अपने कंट्री में कोई इतना बड़ा काम करता है क्या, इतना खतरनाक काम करता है। तो यहाँ के गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत
समझ आया कि नहीं ऐसा करना अब नहीं चाहिए। आगे क्या होता है देखो, मोल्सेविक लॉस्ट पावर। अच्छा ये मोल्सेविक जो, अच्छा ये वर्ड आगे भी मिला था ना, हाँ सॉरी हमने बताना भूल गया, माय मिस्टेक, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। अच्छा हम बताए नहीं थे शायद क्या, अच्छा सॉरी यदि नहीं बताए होंगे तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यहीं पे कहीं पे हमारा एक नाम था, हाँ मोलेशविक। ये बेसिकली कौन था, सर्बियन का लीडर था बेसिकली, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, हमने नहीं बताया शायद तो हम इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो ये जो हमारा था मोल्सेविक, ये क्या करता है, अपने पावर को लूज कर देता है, यानी कि अगला बार जब चुनाव हुआ तो लोगों ने इसको वोट नहीं दिया, सिंपल। तो मोल्सेविक लॉस्ट पावर एंड वाज ट्राइड बाय एन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। सोचो ये आदमी के पास जब पावर था, यानी कि जब ये गवर्नमेंट में थे, इतना बड़ा खतरनाक हत्याकांड इन्होंने करवाया है ना, अब इनको जो सजा देने का काम था वो किसने किया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब सवाल है कि सर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या था, इसके बारे में बताइए, बताते देखो। हमारे वर्ल्ड में ना कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, वर्ल्ड बैंक जो कि अमेरिका में है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि वो भी अमेरिका में है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये भी आपका अमेरिका ही में है, यूनेस्को भी है आपका, यूनिसेफ भी है। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पूरे वर्ल्ड पे काम करती है, वर्ल्ड लेवल पे। उसी प्रकार का हमारा एक वर्ल्ड लेवल पे कोर्ट है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यहाँ पे बेसिकली उन मामले का सुनवाई होता है जिसका क्राइम बड़े लेवल पे होता है, खतरनाक होता है। तो वहीं पे ये क्या ये क्राइम खतरनाक नहीं था क्या, बिल्कुल खतरनाक था। तो मोल्सेविक को यहाँ पे, यहाँ मतलब यहाँ के जज ने सज़ा सुनाया और इनको बेसिकली फांसी का सज़ा सुनाया गया था और इनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया कि भैया इतना बड़ा कांड क्यों करवाया आप, सिंपल, यानी कि इसको ख़त्म कर दिया गया। और कानून जो इसके ऊपर लगा वो क्या अपराध लगा, अपराध ये लगा कि आपने मानवता को ख़त्म करने का पूरा निश्चय ले लिया था। मतलब कि आपने पूरी तरीके से क्या किया है, आदमियों को मारा है, और आदमियों को मारना आम बात नहीं है, बहुत खतरनाक क्राइम होता है इसका। अरे भाई आपने तो हज़ार लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वो तो आप छोड़ो, इंडिया में आप एक आदमी को मारते हो तो ज़िंदगी भर आपको कोर्ट कचहरी का लड़ना पड़ता है, आगे पीछे करना पड़ता है उसका। तो सोचो जब इतना बड़ा आपने क्राइम किया है आप बच कैसे सकते हैं, आपको भी हाथ, जान से हाथ धोना ही पड़ेगा। तो इनको भी फांसी का सज़ा दे दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और यहाँ पे ना बड़ा एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा सा लिखा हुआ है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इसका मतलब है कि आपने जो क्राइम किया है ना वो मानवता के खिलाफ किया है। सोचो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये, तो इसको फांसी मिल गया अल्टीमेटली, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमारा ये टॉपिक तो खत्म हो गया, लेकिन आपने जो 3 अलग अलग जगह के बारे में पढ़ा, पहला गुटेनामो बे के बारे में पढ़ा, दूसरा आपने सऊदी अरेबिया के बारे में पढ़ा, तीसरा आपने यूगोस्लाविया के बारे में पढ़ा। इन तीनों के बारे में पढ़ने से हमको ये पता चल गया कि इन तीनों में कहीं ना कहीं अधिकार का कमी था। आदमी का जो अधिकार है वो उसके पास अधिकार तो है लेकिन किसी काम का नहीं है, वो आपने क्या कर लिया, उसको छीन लिया, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, कि आखिर डेमोक्रेसी यदि कहीं पर है तो वहाँ पे क्या क्या राइट हमारे पास होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक ये वाला हमारा अगले वाले क्लास में चालू होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।